तो देखो बच्चों, अगली हेडिंग लिखो पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो, हालांकि ये जो पॉइजन रेशो का टॉपिक है ये आपका थर्मोडायनामिक्स के अंदर आता है, और वो भी केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स में इतना डिस्क्रिप्शन इसका नहीं है। मेन जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो किस में है, फिजिक्स में है। यहाँ केमिस्ट्री में इसका बहुत ही मामूली सा रोल होने वाला है। तो पॉइजन रेशो क्या होता है, देखो पॉइजन रेशो का जो सिंबल है वो है बच्चों गामा इज इक्वल टू Cp बाय Cv। ठीक है, अब याद करो मैंने आपको बताया था विशिष्ट ऊष्मा के बारे में, यानी स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि 1 ग्राम आपने कोई तत्व लिया, उसके तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। ऐसे ही एक टर्म होती है बच्चों मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, 1 मोल आप कोई तत्व लो, उसके तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी की है हम बात करने वाले हैं। मोलर हीट कैपेसिटी भी हम 2 केस में यहाँ पे समझ सकते हैं, एक जब दाब हमारा क्या हो, नियत हो, और दूसरा जब आयतन हमारा क्या हो, नियत हो। तो यहाँ पे देखो गामा बराबर क्या है बच्चों, Cp बाय Cv है। Cp क्या है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर यानी नियत दाब पर, और यहां पर क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका जो रेशो होता है बच्चों वो क्या कहलाता है, पॉइजन रेशो कहलाता है। और ये जो पॉइजन रेशो है इसकी वैल्यू हमें ये बताती है कि वो जो अणु है हमारा उसमें कुल कितने परमाणु हैं। जैसे अगर गामा की वैल्यू 5/3 है तो इसको सॉल्व करोगे तो 1.66 आएगा। तो ये हमें बताता है कि ये एकल परमाणवीय यौगिक है। क्या है बच्चों, एकल परमाणवीय यौगिक, यानी ऐसा यौगिक जिसमें कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है। अगर पॉइजन रेशो क्या होता है, 7/5 आता है, यानी 1.44 आता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, द्विपरमाणवीय यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विपरमाणवीय यौगिक हो जाएगा। अगर गामा की वैल्यू 4/3 यानी 1.33 है तो ये हमें क्या बताता है कि ये कितने परमाणवीय है, त्रिपरमाणवीय यौगिक है। ठीक है, अब मान लो आपको कोई तत्व दिया हुआ है, कोई यौगिक दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, और उस यौगिक का आपको मोलर द्रव्यमान दे दिया और बोला उसके लिए जो गामा की वैल्यू है वो 1.66 है, यानी कि वो क्या हो गया, जैसे हीलियम है, हीलियम का परमाणु भार कितना होता है बच्चों, 4 होता है। ठीक है, तो उसने बोला कि भाई जो परमाणुीय आणविक भार है वो 4 है और गामा की वैल्यू 1.66 है, यानी कुल उसमें कितने परमाणु है, 1 परमाणु है, यानी वहां पे परमाणुीय भार निकल के हमारे पास कितना आ जाएगा, 4, जो कि आणविक भार के बराबर होगा। लेकिन अगर मान लो कहीं पर उसने बोला परमाणुीय भार कितना है, 9, और उसके लिए गामा की वैल्यू है 1.44, यानी वो कितने परमाणु से मिलके बना है, 2 परमाणु से। तो अगर मैं 2 से इसको भाग दे देता हूं तो 1 परमाणु का मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, द्रव्यमान। यानी इस प्रकार से मेरे को परमाणुीय भार आसानी से मिल सकता है। तो यहां पे अगर मैं आगे फॉर्मूला लिखूं परमाणुीय भार ज्ञात करने के लिए, तो क्या लिख सकते हैं हम, परमाणुीय भार बराबर क्या हो जाएगा, देखो परमाणुीय भार बराबर आणविक भार या मोलर द्रव्यमान भी लिख सकते हो आप। ठीक है, आणविक भार बटा परमाणुकता। ठीक है, अब यहां पे एकल परमाणु जैसे क्या हो जाएगा, हीलियम हो गया, ठीक है, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये हो जाएंगे हमारे एकल परमाणु के। द्विपरमाणु के क्या हो जाएंगे, H2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया। त्रिपरमाणु के क्या हो जाएंगे, जैसे हमारा O3 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला भी आ चुका है परमाणुीय भार ज्ञात करने का। क्या हो जाएगा फॉर्मूला,
परमाणुीय भार बराबर आणविक भार बटा परमाणुकता। ठीक है, चलो अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ हमें, एक गैस का वाष्प घनत्व 16 है, एक गैस है उसका वाष्प घनत्व कितना दिया हुआ है अपने को 16। अब वाष्प घनत्व अगर अपने को 16 दिया है तो मोलर द्रव्यमान मैं यहां से ज्ञात कर सकता हूं। मोलर द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा वाष्प घनत्व हो जाएगा, यानी 2 गुणा 16 हो जाएगा, और 2 गुणा 16 कितना हो जाएगा हमारा 32, यानी मोलर द्रव्यमान कितना आ गया 32 आ गया। आगे बोला इसने विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात, अब विशिष्ट ऊष्मा की जगह मोलर द्रव्यमान भी बोल सकता था कोई, मोलर ऊष्मा भी बोल सकता था, कोई फर्क वहां पे पड़ता नहीं है। तो विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात नियत दाब तथा ताप पर क्रमशः 1.4 है, तो परमाणु भार ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे 1.4 अगर उसने अपने को Cp/Cv यानी पॉइजन रेशो की वैल्यू कितनी दे दी, 1.44 दे दी, यानी वो कितने परमाणुवीय हो गया, द्विपरमाणुवीय हो गया। द्विपरमाणुवीय हो गया तो यहां से मैं परमाणुवीय भार कैसे ज्ञात कर सकता हूं, फॉर्मूला लगाया मैंने, परमाणुवीय भार बराबर मोलर द्रव्यमान बटा परमाणुकता। तो मोलर द्रव्यमान कितना है इसका 32 है, और परमाणुकता कितना है 2, यानी कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 16, यानी एक परमाणु का भार कितना हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा। बोलो आई नहीं आई कहानी समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमको पॉइजन रेशो दिया है तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। तो गामा बराबर क्या हो गया Cp/Cv। Cp/Cv यहाँ पे क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बराबर क्या हो जाता है हमारा पॉइजन रेशो हो जाता है। पॉइजन रेशो की और डिटेलिंग जो है थर्मोडायनेमिक्स में सीखेंगे, अभी केवल इतना ध्यान रखो, गामा बराबर कितना है 5/3 यानी 1.66, गामा बराबर 7/5 यानी 1.44, तो द्विपरमाणुवीय हो गया। द्विपरमाणुवीय मतलब जिसमें 2 परमाणु से मिलकर बनी हुई गैस हो। गामा बराबर 4/3 बराबर 1.33 यानी त्रिपरमाणुवीय हो गया। परमाणुवीय भार अगर मेरे को निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आणविक भार बटा परमाणुकता हो जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने लिया था, उसमें हमने वाष्प घनत्व दिया गया था, वाष्प घनत्व से हमें मिला क्या, मोलर द्रव्यमान मिला, और फिर हमने ये फॉर्मूला लगा के गामा की वैल्यू हमने देखी 1.4 थी, यानी कि द्विपरमाणुवीय था, तो वहां से सॉल्व किया तो उस परमाणु का भार कितना आ गया हमारे पास 16 आ गया। ठीक है बच्चों, देखो अगला जो है नेक्स्ट हमारा वो अभी वाष्पशील। ठीक है, अच्छा वाष्पशील और अवाष्पशील में क्या अंतर होता है, तो वाष्पशील क्या होता है, कोई चीज अगर बहुत आसानी से किसमें कन्वर्ट हो रही है, हमारी वाष्प में अगर परिवर्तित हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं हम वाष्पशील, और अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं हम अवाष्पशील बोलते हैं। तो पहले तो लिख लो ये डेफिनेशन, वाष्पशील की परिभाषा लिखो, वाष्पशील की परिभाषा लिखो, यदि कोई यौगिक बहुत ही आसानी से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, बहुत ही आसानी से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम वाष्पशील कहते हैं, तो उसे हम वाष्पशील कहते हैं, कॉमा है ना, वाष्पशील कहते हैं। अगली लाइन में लिखो, यदि कोई यौगिक आसानी से वाष्प में परिवर्तित नहीं होता है तो उसे हम अवाष्पशील कहते हैं, तो उसे हम अवाष्पशील कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, वाष्पशील और अवाष्पशील क्या होता है। तो वाष्पशील का अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है ना, कपूर जो होता है, हम घरों में कपूर वगैरह जलाते हैं पूजा पाठ के समय में, तो वो क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। तो वो बहुत ही आसानी से देखो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अगर उसमें तुम एक बार आग लगा दोगे तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। तो वो कैसा हो गया, एक तरीके से हमारा वाष्पशील हो गया। पेट्रोल है, मान लो पेट्रोल कमरे के ताप पर ही क्या होता है, आसानी से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो वाष्पशील हो गया। लेकिन लोहा किस कैटेगरी में आएगा, देखो लोहा अवाष्पशील कैटेगरी के अंदर आएगा, क्योंकि वो आसानी से वाष्प में परिवर्तित नहीं होता है। क्लियर। तो एग्जाम्पल चाहो तो लिख लो आप लोग, पेट्रोल कॉमा केरोसिन,
वाष्पशील के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अवाष्पशील का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास? लोहा, लकड़ी एक्सेट्रा। ठीक है, तो अभी हम क्या ले रहे हैं बच्चों? वाष्पशील क्लोराइड, वाष्पशील क्लोराइड की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो वाष्पशील क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो वाष्पशील क्लोराइड जैसे कोई तत्व हमको दिया हुआ है, ये हो गया हमारे पास कोई तत्व M, इसकी संयोजकता मैं मान लेता हूं X, और ये हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन की तो सभी को पता है कितना आवेश आएगा? -1। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर इसका यौगिक बनाता हूं तो यौगिक क्या बनेगा मेरे पास? MClX, इसका यौगिक फॉर्मेशन हो जाएगा। मान लीजिए इसका जो वाष्प घनत्व है वो मेरे को कितना दिया हुआ है? V.D से मैं उसको मेंशन कर रहा हूं। V.D यानी क्या हो गया? वेपर डेंसिटी हो गई। वेपर डेंसिटी, वेपर वाष्प डेंसिटी माने घनत्व, तो वाष्प घनत्व मेरे को दिया हुआ है। अब मान लीजिए मेरे को मोलर द्रव्यमान इसका निकालना है, तो मोलर द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। ठीक है, ये तो पहली बात। और मोलर द्रव्यमान इसका कैसे लिख सकता हूं मैं? M + X × 35.5 बराबर 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। ठीक है, यहां तक कहानी। अब यहां पे ये M मेरा तत्व है, इस तत्व का परमाणुवीय भार लिखा है मैंने यहाँ पे। तो परमाणुवीय भार क्या हो जाएगा मेरा? देखो, अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है मेरे को किसी तत्व का, तो वो क्या हो जाएगा? उसका परमाणुवीय भार बटा संयोजकता, ऐसे निकालते हैं ना। तो यहां से परमाणुवीय भार क्या हो जाएगा? X × इक्विवेलेंट मास उस तत्व का प्लस X × इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन लिख देता हूं मैं। 35.5 क्या हो जाएगा? तुल्यांकी भार हो जाएगा क्लोरीन का। ये हो जाएगा 2 गुणा वाष्प घनत्व के। यहां से X कॉमन लिया, तुल्यांकी भार तत्व का प्लस तुल्यांकी भार क्लोरीन का बराबर 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। तो यहां से X बराबर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट मास M का प्लस इक्विवेलेंट मास क्लोरीन का। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम? इसको डिराइव कर सकते हैं। केवल क्लोराइड ही नहीं, इसके अलावा और अगर कुछ दिया हुआ है तो उसको भी हम आसानी से इन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि उनके क्वेश्चंस हमें मिलते नहीं है, इसलिए उनको हम देख भी नहीं रहे हैं। अभी केवल इतना ध्यान रखो, 2 बराबर X बराबर क्या हो जाएगा? X क्या है बच्चों? संयोजकता हो जाएगी। 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी अपॉन M का तुल्यांकी भार प्लस क्लोरीन का तुल्यांकी भार। अब कैसे यूज में लेना है इसके फॉर्मूलेस को, तो ये करने के लिए हम एक क्वेश्चन को समझते हैं। तो चलो बच्चों, ये क्वेश्चन लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो किस तरीके से करना है। क्या बोला है? एक तत्व के ऑक्साइड में 67.67% ऑक्सीजन उपस्थित है, यानी वेट ऑफ ऑक्सीजन यहां से कितना हो जाएगा? 67.67। ठीक है, एक तत्व का ऑक्साइड है यानी तत्व होगा और ऑक्सीजन होगा, 2 ही चीजें होंगी। ऑक्सीजन का भार हमने निकाल लिया, तो बाकी भार किसका होगा? उस तत्व का होगा। तो 100 में से इसको माइनस कर लेते हैं 67.67 को, तो ये आ जाएगा बच्चों 32.33। ठीक है, 32.33 आ जाएगा। अब यहां से मैं क्या करता हूं? फॉर्मूला लगाता हूं। कौन सा वाला? देखना जरा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ M अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर वेट ऑफ M अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ M, वेट ऑफ ऑक्सीजन तो हमें पता है 8 होगा। वेट ऑफ M कितना हो गया? 32.33 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 67.67। तो यहां से मैं तुल्यांकी भार ज्ञात अगर करूं तो 8 × 32.33 अपॉन 67.67 हमारा क्या आ जाएगा? तुल्यांकी भार आ जाएगा किसका? उस तत्व का। ठीक है, अभी इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा जरा देखना। 8 3 जा 24 बचा 2, 8 3 24, 25 26 बचा 2, 8 2 16, 17 18 का 8, 8 3 24 और एक 25, 258.64 अपॉन 67.67। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 258.64 अपॉन 6767। ठीक है, 6 से 18 और 6 4 जा होता है 24, 3 टाइम्स देखते हैं इसको। 7 3 जा 21, 6 से 18 19 20 का 0, 2, 7 3 21 20 23 बचा 2, 6 से 18 19
20, 4 में से 1 गया 3, यहाँ जाएगा 6, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 5, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0। ठीक है, अभी आगे सॉल्व करते हैं। 7 6 होता है 42, 7 टाइम्स लेते हैं, 7 7 जा 49, 4 बचा, 7 6 जा 42 और 4 46, 4 बचा, 7 7 49 और 4 53, 5 7 6 जा 42 और 5 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, तो राउंड अप करके मैं 3.75 ले लेता हूं। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3.75 हमारे पास क्या आ गया, इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा। ठीक है, आगे यहां से सॉल्व करोगे तो लमसम उतना ही तुम्हारे पास निकल के वो आएगा। ठीक है, तो 3.75 हमने राउंड अप करके ले लिया है इसका तुल्यांकी भार। अभी आगे जो लॉजिक है ये तो हमारा पिछले कंसेप्ट्स का लॉजिक था जो हमने इक्विवेलेंट वेट में पढ़ा था कि भाई अगर ऑक्साइड दे दे तो ऑक्साइड से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहां तक हमने देखा। अभी यहाँ पे ये क्लोराइड वाला देखते हैं। यहां से मैं क्या ज्ञात करूंगा बच्चों, संयोजकता ज्ञात करने जा रहा हूं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ m प्लस 35.5 हो जाएगा। बोलो ठीक है यहाँ तक। अभी आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना हो गया 79, इक्विवेलेंट मास ऑफ m कितना है 3.75, ये हो जाएगा 3.75 प्लस 35.5। ठीक है, x इज इक्वल टू 9 2 जा 18 का 8, 7 2 जा 14 और 158, ये हो जाएगा 5 7 और 5 12 का 2 बचा 1, 5 3 8 और 1 9, 39.25। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे अपने को क्या करना है, राउंड अप जो संयोजकता होती है वो कैसे लेनी है, राउंड अप करके लेनी है। तो यहाँ पे देखो 158 अपॉन 39.25 है। अगर यहाँ पे मैं इसको 40 मान लेता हूँ तो लगभग 4 के आसपास मेरा आंसर जाएगा। और संयोजकता क्योंकि पूर्णांक में होती है इसलिए मैंने कितना ले लिया, 4 ले लिया उसको। आप सॉल्व करके देखो 3 पॉइंट कुछ आएगा या 4 पॉइंट कुछ आएगा। और हमें पता है संयोजकता तो कैसे होती है, पूर्णांक में होती है। तो कितनी ले ली मैंने, 4 ले ली। अभी एटॉमिक मास मेरे को निकालना है। एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। x की वैल्यू कितनी है 4 है और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना हो जाएगा 3.75। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 4 जा 20 का 0 बचा 2, 7 4 जा 28, 29 30 का 0 बचा 3, 4 जा 12, 13 14 15 के लमसम हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, थोड़ी सी और प्रॉपर कैलकुलेशन अगर आप करेंगे, 3.75 हमने राउंड अप करके लिया था, अगर थोड़ी सी और प्रॉपर कैलकुलेशन करें हम तो क्या आ जाएगा हमारे वहां पर एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर जो तो ऑप्शन दूर दूर है तब तो तुम्हें प्रॉपर कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन हमारे पास पास है तो हाँ हमें प्रॉपर कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है बच्चों। तो ये था हमारा कौन सा, वाष्पशील क्लोराइड से। चलो बच्चों, जो अभी हमने पढ़ा कि भाई किस किस प्रकार से हम परमाणुीय भार ज्ञात कर सकते हैं, उन पे क्वेश्चंस अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो 3 4 5 कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, उन्हीं के जैसे क्वेश्चंस जो उन पे आएंगे वो कैसे बन सकते हैं और कैसे सॉल्व करने हैं। एक एक एग्जाम्पल तो मैंने हैंड टू हैंड वहां पर ले ही लिया था, बाकी कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं ताकि हम अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर सकें। तो देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, धात्विक क्लोराइड MCl का आणविक भार 74.5 है। ठीक है बच्चों, एक धात्विक क्लोराइड है जिसका आणविक भार कितना है 74.5। तो तत्व M का तुल्यांकी भार हमें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। ठीक है, तुल्यांकी भार हमें ज्ञात करना है तो तुल्यांकी भार का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे यहां पर आणविक भार उसने हमें दे दिया कितना 74.5 है, तो तत्व M का तुल्यांकी भार हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहां पर हमारे पास 2 तरीके हैं। तो पहले नॉर्मली यहां पे देखो तो MCl आपको जो नजर आ रहा है, यहां पर अगर आप तोड़ोगे इसको तो ये मिलेगा आपको M+ और ये मिलेगा आपको Cl-। ठीक है, यानी संयोजकता कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है ना, तो संयोजकता अगर 1 हो जाएगी तो मैं तुल्यांकी भार अगर ज्ञात करूं MCl का, तो तुल्यांकी भार MCl का फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, मोलर द्रव्यमान बटा संयोजकता बटा संयोजकता।
जगता, यही लगाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली लाखों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ मेरी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और साथ ही साथ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। मोलर द्रव्यमान कितना दिया है? 74.5 अपॉन 1। क्लियर? ये क्या निकाल लिया अभी हमने? तुल्यांकी भार निकाल लिया MCl का। अब यहां पर आणविक भार दिया है 74.5, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, वो हमने पुट करके संयोजकता से निकाल लिया। तत्व M का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो क्या मैं लॉजिक के हिसाब से ये लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट मास MCl का बराबर होगा इक्विवेलेंट मास M प्लस इक्विवेलेंट मास क्लोरीन के। इक्विवेलेंट मास MCl का तो हो गया 74.5 बराबर इक्विवेलेंट मास निकालना है मेरे को तत्व M का, और पूरी दुनिया को पता है कि भाई क्लोरीन का तुल्यांकी भार कितना होता है? 35.5 होता है। अगर तुम्हें नहीं पता, इसका मतलब तुम इस दुनिया में नहीं हो, तुम किसी और दुनिया में खोए हुए हो। तो इस दुनिया में आओ और तुल्यांकी भार क्लोरीन का याद रखो 35.5। तो यहाँ से तुल्यांकी भार तत्व का निकालना था, तो 35.5 को मैं इधर लेके आ गया। यहाँ से मेरे को इस धातु का तुल्यांकी भार मिलने वाला है। अभी सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसको भाई। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 5 में से 5 गया, ये आ गया 0। 14 में से 5 गया, आ गया 9। 6 में से 3 गया, ये आ गया 39। यानी तुल्यांकी भार कितना हो गया उस तत्व का, धातु का? 39। अगर वो मेरे से बोलता कि भाई इसका परमाणुवीय भार कितना होगा, तो इसका परमाणुवीय भार भी बच्चों 39 ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो तो इस धातु की संयोजकता कितनी है? 1 है। और हमें पता है कि तुल्यांकी भार जो M का होगा वो क्या होगा? एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वैलेंसी तो 1 पुट कर दी, इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। और इक्विवेलेंट मास तो आप ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हो, वो कितना आ चुका है आपका? 39, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कंसेप्ट्स बहुत सारे हैं बच्चों तुल्यांक टॉपिक के अंदर, सब कंसेप्ट्स को माइंड में रखो। अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। चलो अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? एक तत्व का तुल्यांकी भार 4 है। तो कोई एक तत्व दिया है, मैं M मान लेता हूं, उस तत्व का तुल्यांकी भार कितना दे दिया बच्चों? 4 दे दिया। इसके क्लोराइड का वाष्प घनत्व 59.25 है, इसके क्लोराइड का, ठीक है। तो इसके क्लोराइड का अगर मैं वेपर डेंसिटी देखता हूं, MClX ले लेता हूं, तो ये कितना दे रखा है वाष्प घनत्व? तो इसने 59.25 मेरे को दिया हुआ है। आगे बोला है तो तत्व की संयोजकता ज्ञात करनी है, मतलब X की वैल्यू तुम्हें ज्ञात करनी है। आगे ना देखो डायरेक्ट फॉर्मूला, तो X का फॉर्मूला क्या होता है? बराबर 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट मास धातु का यानी तत्व का प्लस तुल्यांकी भार किसका? क्लोरीन का, जो कि कितना होता है? 35.5 होता है। अभी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों 2 × 59.25 अपॉन, ठीक है, तत्व का तुल्यांकी भार है 4 और ये हो गया बच्चों 35.5। सॉल्व कर लेते हैं, आंसर मिलने वाला है अपने को 5 2 10 का 0 5 9 2 18 9 2 18 का 8 5 2 10 11 अपॉन 39.5। तो देखो 40 अगर मैं लूं तो 4 तिया 120 हो जाता है। आप सभी को पता है संयोजकता जो है वो पूर्णांक में होती है, तो मैं कितना ले लूंगा इसको बच्चों? संयोजकता कितनी आ जाएगी इसकी? 3 आ जाएगी। बोलो आई नहीं आई कहानी समझ में? तो इस तरीके से हमें डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर्मूला बशर्ते तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। चलो
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को हम। ये बोल रहा है एक धात्विक क्लोराइड का वाष्प घनत्व 77 है। तो धात्विक क्लोराइड है कोई, मान लो MClX ही लेते हैं अपन, जनरल इक्वेशन बार बार यही लेंगे तो यही हमारे दिमाग में सेट होने वाली है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 77, इसका वाष्प घनत्व कितना है 77 है, तथा तत्व का तुल्यांकी भार 3 है। ठीक है, इक्विवेलेंट मास कितना दे दिया है इसका, अपने को 3 दे दिया है। तो उसका परमाणुवीय भार ज्ञात कीजिए, यानी एटॉमिक मास क्या करना है बच्चों, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलो भाई, तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें संयोजकता ही ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि संयोजकता से ही हमारा क्या होगा, क्वेश्चन होगा। चलो वैल्यू पुट फॉर्मूला लगाते हैं। x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ m प्लस 35.5 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 2 इंटू 77, ये हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 35.5, 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 और 1 15, ये हो जाएगा हमारा 5 3 8 38.5। ठीक है, तो 4 आएगी संयोजकता। कैसे, इधर 40 अगर मानो तो 4 4 जा 160 आता है, तो यहाँ पे 38.5 है, यहाँ 154 है, तो राउंड अप करके कितनी आ जाएगी संयोजकता, 4 आ जाएगी संयोजकता। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू मतलब कितनी दी गई है आपको, 4 दी गई है, यानी कि यहाँ पर जो आपका धातु होगा उसके ऊपर आवेश कितना आएगा बच्चों, प्लस का 4 आएगा। बोलो आई नहीं आई कहानी समझ में। अभी इक्विवेलेंट मास धातु का बराबर एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी होता है। ठीक है, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी होता है। एटॉमिक मास मेरे को निकालना है, यानी कि परमाणुवीय द्रव्यमान मेरे को निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट मास अपने को 3 दिया है, वैलेंसी है 4, तो 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा 12, यानी कि कार्बन हो जाएगा अपना। अगर नॉर्मली एलिमेंट देता, ऑप्शन पूछता, तो उस हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते थे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, जरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है एक ठोस तत्व की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी ग्राम इनवर्स सेंटीडिग्री सेल्सियस इनवर्स है। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट कितनी दे दी गई है, 0.1 कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स अपने को दिया गया है, तथा तुल्यांकी भार 31.8 है। इक्विवेलेंट मास कितना है इसका, 31.8 है। ठीक है, m तत्व ले लेते हैं। तो इसका सटीक परमाणुवीय भार ज्ञात करना है। सटीक परमाणुवीय भार ज्ञात करना है, ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि हमें पता है स्पेसिफिक हीट वाला जो फॉर्मूला होता है उससे हमारा सटीक परमाणुवीय भार नहीं आता, उससे हमारा लगभग वाला परमाणुवीय भार आता है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास बच्चों, एप्रॉक्स यानी कि लगभग, एप्रॉक्स एटॉमिक मास। एप्रॉक्स एटॉमिक मास को अगर मैं गुणा कर दूं किससे, स्पेसिफिक हीट से, तो ये मेरे को लगभग कितना मिलता है, 6.2 के अराउंड ये मिलता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व अभी हम करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, तो हमें क्या मिल जाएगा, एप्रॉक्स एटॉमिक मास मिलेगा। क्या करेंगे बच्चों हम, एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट जब हम करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 6.4 के बराबर। तो यहां से हम लोग एटॉमिक मास अभी फाइंड आउट करने जा रहे हैं। एटॉमिक मास बराबर कितना हो जाएगा, 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 6.4, और स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 0.1, यानी कितना आ गया 64। ये क्या आ गया बच्चों, हमारा एटॉमिक मास आ गया, जो कि एप्रॉक्स होगा। ठीक है, हमें एग्जैक्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी वैलेंसी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एटॉमिक मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो
एटॉमिक मास हमारा कितना आ चुका है 64, इक्विवेलेंट मास हमें कितना दिया है 31.8 दिया है। तो राउंड अप करके मैं वैलेंसी कितनी लेने वाला हूं 2, क्योंकि हमें ये पता है कि वैलेंसी क्या होती है बच्चों, पूर्णांक में होती है। अभी परमाणुवीय भार मेरे को ज्ञात करना है, तो परमाणुवीय भार जो हो जाएगा इसका, वो दोबारा से यही फॉर्मूला लगने वाला है, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट मास जो है वो कितना दिया हुआ है अपने को 31.8 गुणा 2, यानी 8 2 जा 16 का 6, 2 1 जा 2 3, 3 2 जा 6, 63.6 हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना था, स्पेसिफिक हीट वाला। क्या अप्रॉक्स एटॉमिक मास जो होता है उसको जब मैं स्पेसिफिक हीट के साथ गुणा करता हूं तो वो कितना होता है 6.4 के बराबर आता है। और फिर इक्विवेलेंट से वैलेंसी निकाली, वैलेंसी ये ध्यान रखते हुए निकालनी है कि वो पूर्णांक में होती है। और फिर इक्विवेलेंट मास को दोबारा किससे गुणा करना है, आपको वैलेंसी से गुणा करना है, ताकि हमें क्या मिल सके, एटॉमिक मास मिल सके। ठीक है, सटीक वाला। अगला क्वेश्चन 5वां देखते हैं बच्चों। एक धातु M, कोई एक धातु M है, ठीक है, ये क्या है MgSO4.7H2O के समाकृतिक सल्फेट बनाता है। तो यहां पे एक छोटा सा पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, वो क्या है, समाकृतिक का मतलब क्या होता है। तो देखो, समाकृतिक को अगर बात करें तो इसको बोलते हैं बच्चों आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, समाकृतिक नाम से समझ में आ रहा होगा, सम आकृति वाला। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। तो समाकृतिक की अगर बात करें तो समान आकृति वाले दो स्ट्रक्चर्स अगर होंगे तो उन स्ट्रक्चर्स को या लवण को हम लोग क्या बोलते हैं, समाकृतिक बोलते हैं। तो पहले तो इसकी परिभाषा लिख लो, है ना, हेडिंग डाल ली, समाकृतिक या आइसोमॉर्फिज्म। इसकी डेफिनेशन लिखो, दो या दो से अधिक लवण, दो या दो से अधिक लवण यदि समान आकृति वाले होते हैं, यदि समान आकृति वाले होते हैं तो उन्हें हम समाकृतिक कहते हैं। तो उन्हें हम समाकृतिक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों जैसे MgSO4 है, ठीक है, और क्या हो गया हमारा CaSO4, ये दोनों आपस में क्या होंगे, समाकृतिक होंगे। देखो, इसमें ध्यान ये रखना है बच्चों कि या तो कैटायन, या तो धनायन या ऋणायन समान होना चाहिए। जैसे यहां पे हमारा ऋणायन SO4-2 है, यहां पर भी ऋणायन हमारा क्या है, SO4-2 है। और जो हमारा दूसरा होना चाहिए, जैसे ये हमारा ऋणायन इसमें सेम है, इसके साथ वाले जो धनायन होने चाहिए उनका समान आवेश होना चाहिए। जैसे इस पे Mg+2 है और इस पे क्या है, कैल्शियम+2 है। और अगर जल है तो जल भी सेम होना चाहिए। क्या मतलब है, जैसे सपोज करो आपको दिया है MgSO4.2H2O और CaSO4.2H2O। ठीक है, और देखो K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O। ठीक है, इसके जैसा जो समाकृतिक होगा वो क्या हो जाएगा, K2SO4.Cr2SO4 होल थ्राइस .24H2O। तो ये दोनों आपस में क्या है, समाकृतिक हैं। ये दोनों आपस में क्या है, समाकृतिक हैं। ये दोनों आपस में क्या है, समाकृतिक है। तो बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं, तो भाई समाकृतिक के अंदर आकृति सेम होती है, वो तो तुमने डेफिनेशन तो लिख ली। अब डेफिनेशन में तुम क्या आकृतियां बना के देखते फिरोगे क्या, आकृतियां तो हम नहीं बनाने वाले। हमें क्या करना है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि या तो धनायन या फिर ऋणायन हमारा सेम होना चाहिए। मोस्टली हमारा ऋणायन सेम होता है। जैसे अगर तुम इसमें देखो तो ऋणायन सेम है, इसमें देखो तो ऋणायन सेम है, इसमें देखो तो ऋणायन सेम है। मोस्टली हमारा ऋणायन सेम होता है। और धनायन जो होता है
वो सेम आवेश वाला होना चाहिए। जैसे यहाँ Mg+2 है तो यहाँ कैल्शियम +2 है, यहाँ Mg+2 है, कैल्शियम +2 है। और अगर वाटर है तो वाटर का नंबर भी सेम होना चाहिए, यहाँ 2H2 यहाँ भी 2H2। आगे ना कहानी समझ में। यहाँ देखो एल्यूमिनियम +3 यहाँ क्रोमियम +3 आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये होता है बच्चों समाकृतिक। इससे हमें कोई एक स्ट्रक्चर के समाकृतिक अगर बोले ना दूसरा, तो दूसरे का फॉर्मूला बनाने में आसानी होती है। तो ये एग्जांपल्स नोट कर लो, डेफिनेशन तो लिखवा ही चुका हूं मैं। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, एक धातु M MgSO4.7H2O के समाकृतिक सल्फेट बनाता है, यानी कि उस धातु का सल्फेट क्या हो जाएगा, MgSO4.7H2O हो जाएगा। बोलो आई नहीं कहानी समझ में। तो ये हमें मदद किससे मिली बच्चों, समाकृतिक बोला ना उसने, तो वहां से हमें आइडिया लग गया कि भैया उसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला देखते हमें इसकी संयोजकता पता चल गई। M धातु की संयोजकता कितनी है, 2 है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सल्फेट बनाता है यदि 0.6538 ग्राम धातु M, इतना ग्राम धातु M जो है वो 2.16 ग्राम सिल्वर विलयन से विस्थापित करता है, तो धातु M का परमाणुीय भार हमें ज्ञात करना है। अब इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, इसमें हम धातु विस्थापन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक उच्च क्रियाशील धातु निम्न क्रियाशील धातु को विस्थापित करता है, तो वहां पे हमारा लॉजिक क्या था, तुल्यांकी भार धातु M का अपॉन तुल्यांकी भार सिल्वर का बराबर वेट धातु M का अपॉन वेट सिल्वर का। आगे यार, ठीक है। अभी इक्विवेलेंट मास M का हम निकालने वाले हैं। सिल्वर का जो हमारा तुल्यांकी भार होता है वो सभी को पता है 108 होता है, हमने याद किया हुआ है। वेट ऑफ M कितना है, 0.6538 अपॉन सिल्वर का कितना आ गया बच्चों, 2.16 सॉल्व करते हैं तो 108 गुणा 2 जो होता है वो 216 होगा। तो यहाँ पे लगभग कितना आएगा हमारा, इधर तो आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। इसको 2.16 को हम ऐसे लिख देते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ M बराबर ये हो जाएगा 65.38 अपॉन 216, डेसिमल से डेसिमल हटा दिया मैंने, 108, ये चला गया 2 बार चला गया, तो इक्विवेलेंट मास M का कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है। ये ऐसे ही रहने देते हैं, 65.38 अपॉन 2। ये क्या है बच्चों, अभी इक्विवेलेंट मास आया, हमें इक्विवेलेंट मास थोड़ी ना ज्ञात करना है, हमें तो क्या ज्ञात करना है, परमाणुीय भार ज्ञात करना है। अब इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लगा लो, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी बराबर कितना आ रहा है, 65.38 अपॉन 2। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी है, 2 है ना, फॉर्मूला देख के समझ में आ रहा है, Mg+2 और SO4-2 में टूटेगा M+2 में, तो 2 वैलेंसी 2 से 2 कट जाएगा, तो एटॉमिक मास इसका कितना हो जाएगा आंसर, 65.38। आई नहीं कहानी समझ में। तो इस तरीके से क्या है, हम इसका परमाणुीय भार भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। समाकृतिक है MgCO3, समाकृतिक अभी जैसा हमने देखा था MgCO3 के समाकृतिक है, इसका मतलब जो हमारा धातु M का कार्बोनेट होगा वो क्या हो जाएगा, M2CO3, तथा इसमें 6.091% कार्बन उपस्थित है। तो इसमें बच्चों कार्बन का परसेंटेज उसने हमें दे दिया, कितना परसेंट बोला है, 6.091% कार्बन उपस्थित है। धातु का परमाणुीय भार क्या होगा, हमें धातु का क्या करना है बच्चों, परमाणुीय भार ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो भाई, अभी यहां से पहली चीज तो फॉर्मूला हम इसका अगर तोड़ें तो संयोजकता हमें क्या मिलने वाली है, ये हो जाएगा बच्चों M+ और ये क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा MgCO3 है तो MCO3 M+2 और CO3-2 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या है, उसने क्या बोला, MgCO3 एक धातु का कार्बोनेट समाकृतिक है MgCO3 के, तथा इसमें 6.091% कार्बन उपस्थित है। कार्बन कितना परसेंट है, 6.091% कार्बन उपस्थित है। धातु का परमाणुीय भार हमें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है।
तो धातु का परमाणुीय भार ज्ञात करने के लिए हमें धातु का क्या ज्ञात होना चाहिए, इक्विवेलेंट मास ज्ञात होना चाहिए। अगर इक्विवेलेंट मास ज्ञात हो तो हम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका परमाणुीय भार ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमें रोज लाखों कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई फिजिक्स के टॉपिक के लिए पूछता है, कोई केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए पूछता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, जो भी हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे वो आप तक हैंड टू हैंड आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं बच्चों, क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक्स की आप डिमांड कर रहे होते हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई होती है। ठीक है, तो वो आपको सर्च करेंगे वहाँ पे तो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाइए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, चलो भाई अभी समझते हैं। देखो MCO3 है, MCO3 के अंदर कार्बन कितना है, 6.091% है। तो मैं क्या कर लेता हूं, जो ये कार्बोनेट है मेरा, इसका द्रव्यमान मान लेता हूं x। ठीक है, एटॉमिक मास कितना मान लेता हूं मैं, x मान लेता हूं। तो x अगर एटॉमिक मास या m ही ले लेते हैं, m क्या हो जाएगा हमारा, एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक मास किसका बच्चों, m का। अब यहां पर इसने बोला है 6.091% कार्बन है, तो यहां पे इसके हिसाब से MCO3 का अगर मैं मोलर द्रव्यमान देखता हूं, मोलर द्रव्यमान, ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान कितना निकल के आएगा यहाँ पे, M प्लस CO3 का कितना आ जाएगा बच्चों, 60 आ जाएगा। अगर कार्बन का 12 है, 3 ऑक्सीजन का 48 है, तो 48 और 12 टोटल कितना आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा। ठीक है ना, अभी आगे समझते हैं। देखो कार्बन कितना है, 6.09%, तो वेट ऑफ कार्बन में निकाल लेता हूं, तो मोलर द्रव्यमान यानी M प्लस 60/100। ठीक है, ये क्या है, मोलर द्रव्यमान। 100 हटा था, M प्लस 60 क्या हो गया, मोलर द्रव्यमान। इसका कितना निकाल लूं मैं, 6.091%। ये द्रव्यमान किसका आएगा बच्चों, वेट ऑफ कार्बन का आएगा। और कार्बन इसमें कितना है, एक ही तो है, यानी ये किसके बराबर होना चाहिए हमारा, 12 के बराबर होना चाहिए। आ रही बात समझ में, यहां से मोलर द्रव्यमान हमारा आने वाला है। अब यहां से हमने क्या किया बच्चों, M प्लस 60 इज इक्वल टू 1200 बटा 6.091 ले लिया। M बराबर हो जाएगा 1200 बटा 6.091 माइनस 60, ये हो जाएगा बच्चों 1200 माइनस 60.91 इंटू 6 1 जा 6 9 जा 54, बचा 5 और 6 जा 36, यानी 365.46 हमारा क्या हो जाएगा, M का मास हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लो भाई, 60.91 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 1 जा 6 9 जा 54, बचा 5 आ गया और 6 जा 36, 365.46 है ना। 3 के बाद डेसिमल था, ठीक है, 3 के बाद डेसिमल है हमारा और एक 10 मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अभी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 6.091। यहाँ से M की वैल्यू में फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, तो बच्चों ये हो जाएगा 1200 माइनस 365.46। 10 में से 6 गया बचा 4, 9 में से 4 गया बचा 5, 9 में से 5 गया बचा 4, 9 में से 6 गया बचा, कितना बचेगा भाई 3, और 11 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 834.54। क्रॉस चेक कर लो एक बार, 10 में से 6 गया, 6 4 10 का 0, 5 5 10 का 0, 5 4 9 10 का 0, 6 3 9 10 का 0, 8 9 10 11 12, 834.54। यह आ जाएगा बच्चों 834.54 अपॉन 6.091। ठीक है, ये क्या आ गया, इसका परमाणुीय भार आ गया। हमें निकालना क्या था, परमाणुीय भार ही तो निकालना था। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, अभी ये कितना हो जाएगा बच्चों अपना 834,540 डिवाइडेड बाय 6091। ठीक है, यानी 1 टाइम जाएगा 6091, 5 में से 1 गया, ये बचा 4, और ये हो गया अपना 14 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 2, और 8 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 2, इधर आ जाएगा अपना कितना 4।
ठीक है। 6 या 18 यानी 3 टाइम्स आएगा, 3 1 जा 3, 9 3 जा 27 और 6 3 जा 18। तो 4 में से 3 गया बचा 1 और ये हो जाएगा अपना 7, इधर हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, 8 9 10 11 12 यानी कि 4 0 0, ठीक है। 6 5 जा 30, 6 7 जा 42। तो 137 लमसम जो है वो क्या आ जाएगा बच्चों, इसका परमाणुीय भार आ जाएगा। तो ये आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन था। अगर मान लो वो यहाँ पे तुल्यांकी भार भी बोलता ना, हालांकि उसने तो हमें क्या बोला बच्चों, परमाणुीय भार ज्ञात करने को, मान लो उसने तुल्यांकी भार बोला होता तो तुल्यांकी भार का फिर फॉर्मूला क्या लगा देते तुम, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, यानी कि 2 है ना। वैलेंसी कितनी होगी यहाँ पे, 2 हो जाएगी। क्लियर है। तो अच्छा सवाल था। इसमें उसने हमें कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ था और कार्बन के परसेंटेज के हिसाब से बाकी चीजें क्या करी थी उसने, कैलकुलेट करवाई हुई है। ठीक है, तुल्यांकी भार तक हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है बच्चों, जरा देखो। 71 ग्राम क्लोरीन धातु के साथ मिलकर 111 ग्राम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, 71 ग्राम क्लोरीन धातु के साथ मिलकर 111 ग्राम क्लोराइड बनाता है। यह क्लोराइड MgCl2.6H2O के समाकृतिक है। तो धातु का एटॉमिक मास हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हाँ तो बच्चों देखो यहाँ पर 71 ग्राम क्लोरीन है, यानी वेट ऑफ क्लोरीन अपने को कितना दिया हुआ है, 71 ग्राम दिया हुआ है, के साथ मिलकर 111 ग्राम क्लोराइड बनाता है। यानी मैं यहां से वेट ऑफ मेटल निकाल सकता हूं। कैसे, वेट ऑफ क्लोराइड, जो पूरे क्लोराइड का द्रव्यमान है, माइनस वेट ऑफ क्लोरीन कर दो, और क्या। तो वेट ऑफ क्लोराइड कितना है बच्चों, 111 माइनस 71, 81 91 101, 111 यानी 40 आ जाएगा। यानी जो हमारा धातु है, धातु का द्रव्यमान कितना है बच्चों, 40 हो गया है। यह क्लोराइड MgCl2.6H2O के समाकृतिक है। तो MgCl2.6H2O के समाकृतिक हो गया। इसका मतलब ये बताना क्या चाह रहा है कि यहाँ पे जो हमारा धातु है उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी संयोजकता है, 2। तो धातु का एटॉमिक मास ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, धातु का एटॉमिक मास हमें ज्ञात करना है। चलो भाई धातु का एटॉमिक मास हम ज्ञात करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा क्लोराइड है, इस क्लोराइड का भार कितना है, 111, और क्लोरीन कितना है, 71। ठीक है, तो इसका मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, M + 71 + 6 × 18 बराबर 111। यही हुआ ना, M + 71 बराबर 111 - 71 प्लस 8 6 जा 48 बचा 4, 6 1 जा 6, 7 8 9 10। ठीक है, 108। अब ये जो बच्चों 108 है, इसमें देखो टोटल द्रव्यमान अगर तुम कैलकुलेट करने जाओगे तब तो ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव नहीं होगा, इसके द्रव्यमान में जो ये वाटर का द्रव्यमान है ना, ये इंक्लूड नहीं करना है अपने को। ठीक है, ये इंक्लूड नहीं करना है, यानी कि 111। ठीक है, यानी यहाँ पे अपने को ये वाटर का द्रव्यमान इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर वाटर का द्रव्यमान इंक्लूड करोगे तो ये 111 से मिलकर बहुत आगे चला जाएगा। यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, केवल MgCl2 का द्रव्यमान ही क्या लेना है, 111 लेना है। ये .6H2O तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्लियर है। अब केवल यहाँ पे MgCl2.6H2O के क्या है, ये समाकृतिक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो वैलेंसी होगी, संयोजकता होगी M की, वो कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, वो कितनी हो गई हमारी, 2 हो गई। अब बोला है उसने, तो धातु का एटॉमिक मास क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट वाला लॉजिक लगाने जा रहा हूं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ M अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू वेट ऑफ M अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन। तो वेट ऑफ M बच्चों कितना दिया है हमें, 40। वेट ऑफ क्लोरीन कितना है, 71। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ M कितना हो जाएगा, 40 × 35.5 अपॉन 71। इसको सॉल्व करोगे तो 20 क्या आएगा, उसका तुल्यांकी भार आएगा। अभी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक मास
अपॉन वैलेंसी बराबर कितना हो गया भाई, 20 हो गया। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, एटॉमिक मास जो है हमारा, एटॉमिक मास वो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 20 बराबर 40, यानी कि 40 हमारा क्या होगा, उसका एटॉमिक मास होगा। आई नहीं आई बात समझ में? तो ये था क्वेश्चन। इसमें डॉट 6s2 जो है वो कंफ्यूजिंग करने के लिए दिया है, उसका कोई रोल यहाँ पर है नहीं बच्चों। तो हमने क्या किया, वेट ऑफ क्लोरीन 71 ग्राम है, वेट ऑफ मेटल कितना आ गया, 40 ग्राम आ गया, वैलेंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। वहां से हमने क्या किया, एटॉमिक मास निकाल लिया। एटॉमिक मास वहां पे कितना आ चुका है अपना, 40 आ चुका है। क्लियर है बच्चों? चलो अभी आगे बात करते हैं। आगे हमें क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे को बोला है उसने, एम धातु का परमाणुवीय भार 27 है। एक धातु है बच्चों, क्या है, एम, उसका परमाणुवीय भार कितना दिया हुआ है उसने हमें, 27। तो एटॉमिक मास जो एम का है वो कितना है हमारे पास, 27 है, तथा इसका तुल्यांकी भार 9 है। तो इक्विवेलेंट मास जो धातु एम है बच्चों वो कितना है, 9 है। इसके क्लोराइड का सूत्र ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, चलो भाई, तो इसका इक्विवेलेंट मास दे दिया और एटॉमिक मास दे दिया, तो वैलेंसी आने वाली है मेरी। वैलेंसी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, संयोजकता बराबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास यानी कि परमाणुवीय भार हो जाएगा, अपॉन इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, यानी 27/9 हो गया। 27/9 कितना होता है, 3, यानी कि ये जो हमारा धातु है वो M+3 है और क्लोरीन Cl- होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MCl3 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे एटॉमिक मास और इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड। एक बार मैं आपको फटाफट रिवाइज करा दूं हमने अभी तक क्या क्या समझा है। इसके बाद हम इक्विवेलेंट, जो प्रॉपर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है, जिससे हम बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को 3-4 लाइन में ही सॉल्व कर सकते हैं, उस सेक्शन पे मूव करने जाएंगे। तो पहले मैं आपको याद दिला दूं, सबसे पहले तुल्यांक होता क्या है, तुल्यांकी द्रव्यमान होता क्या है। तो देखो 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन या 108 ग्राम सिल्वर या 1 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, के साथ कितना ग्राम सामने वाले तत्व का कंबाइन होके यौगिक बना रहा है, वो द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है, तुल्यांकी भार कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई तुल्यांकी भार की परिभाषा। उसके बाद बच्चों हमने तुल्यांकी भार के कुछ पॉइंट्स देखे थे कि किस किस तरीके से मैं तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकता हूं। तो वहां ओवरऑल जो हमारा लॉजिक था वो ये था, इक्विवेलेंट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिया गया मास। ठीक है, तुल्यांकी भार जो है वो समानुपाती के होगा किसके, दिए गए द्रव्यमान के। मैंने वहां से 4 फॉर्मूले मेनली बताए थे। पहला फॉर्मूला था हाइड्रोजन से रिलेटेड। हाइड्रोजन में भी 2 पार्ट किए थे, एक हाइड्राइड वाला और एक हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होती है अम्ल में धातु को डालने पर। तो वहां लॉजिक ये था, इक्विवेलेंट मास ऑफ तत्व अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन बराबर दिया गया द्रव्यमान उस तत्व का अपॉन दिया गया द्रव्यमान हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन से रिलेटेड फॉर्मूला था इक्विवेलेंट मास तत्व का अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑक्सीजन, जो कि 8 आप बाद में पुट करते हैं, बराबर दिया गया द्रव्यमान तत्व का अपॉन दिया गया द्रव्यमान किसका, ऑक्सीजन का। ऐसे क्लोरीन में 35.5 आना था और सिल्वर में 108 आना था। हालांकि सिल्वर का हमें ऐसा कोई यूज तो आया नहीं अभी तक। ये पहला पार्ट था, फिर हमने उसके ऊपर न्यूमेरिकल समझे। उसके बाद हम दूसरे पार्ट पे आए बच्चों। दूसरे पार्ट में हमने क्या समझा कि और क्या क्या कंसेप्ट हो सकते हैं इक्विवेलेंट के। तो वहां पर हमने ये देखा था कि भाई इक्विवेलेंट मास जो होता है रेडॉक्स अभिक्रियाओं में कैसे निकालना है, तत्व में कैसे निकालना है, यौगिक में कैसे निकालना है, वो किया। उसके बाद ये एटॉमिक मास और इक्विवेलेंट मास को मर्ज करके हमने क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो यहां तक का इक्विवेलेंट मास का जो हमारा सफर है वो अभी यहाँ पे खत्म हो रहा है। अभी हम इक्विवेलेंट के ऊपर चल रहे हैं, यानी तुल्यांक संख्या के ऊपर बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स हम समझेंगे, फिर मर्ज करके इनके क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आओ चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्या, तुल्यांक संख्या। तो बच्चों अभी हम शुरू करने जा रहे हैं तुल्यांक संख्या। इंग्लिश में हम लोग उसको क्या बोलते हैं बच्चों, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोल लीजिए या केवल इक्विवेलेंट बोल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो तुल्यांक।
इक्विवेलेंट। ठीक है, इससे पहले तो हमने केवल इक्विवेलेंट मास समझा था, अब हम समझेंगे इक्विवेलेंट क्या होता है। तो देखो कुछ यूं समझो, नंबर ऑफ मोल्स का जैसे इंपॉर्टेंस होता है कैलकुलेशंस में कि भाई इतना रिएक्टेंट दिया है, इतना प्रोडक्ट बनेगा, कैसे हमने कन्वर्जन वो सारा देखा था ना जो मोल में। अभी वही हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट के बेसिस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्क ये है कि मोल से कैलकुलेशन करने में हमें इक्वेशन को बैलेंस करना मस्ट होता है, जरूरी होता है। लेकिन इक्विवेलेंट से अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो वहां पे आप बैलेंस करो चाहे मत करो, कोई वहां पे इंपॉर्टेंस उसकी नहीं होती है, कोई रोल वहां पे नहीं होता है। दूसरा जो मुख्य डिफरेंस है वो ये है कि मोल से क्वेश्चन करने में हमें रिएक्टेंट क्या क्या है और प्रोडक्ट क्या क्या है वो पता होना कंपलसरी है, तभी तो बैलेंस करोगे ना भाई। लेकिन इक्विवेलेंट से ऐसा होना कोई कंपल्सेशन नहीं है, जो दिया गया है और जो पूछा गया है उन दो से ही हम पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो एक प्रकार से इक्विवेलेंट जो है वो भी संख्या को काउंट करने का ही तरीका होता है। अब जैसे मोल के हमने बहुत सारे फॉर्मूलेज देखे थे, ऐसे ही इक्विवेलेंट के बच्चों फॉर्मूलेज होते हैं। क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं जरा वो हम समझते हैं। तो देखो इक्विवेलेंट के मेनली हम 3 फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला होता है हमारा इक्विवेलेंट, ठीक है, इसको मैं EQ से रिप्रेजेंट करूंगा। तो इक्विवेलेंट बराबर मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है बच्चों? फर्स्ट फॉर्मूला इक्विवेलेंट बराबर मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। यानी अगर कहीं पे आपको मोल दिया गया है और वैलेंसी फैक्टर आपको पता है तो तुम इक्विवेलेंट उसका निकाल सकते हो। अब वैलेंसी फैक्टर मैंने बताया हुआ है कि तत्व में संयोजकता के बराबर होता है, यौगिक में एलसीएम ऑफ कैटायन एंड एनायन के बराबर होता है, और रेडॉक्स अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन के चेंज के बराबर वो होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो मेरे को मोल दिया हुआ है CaSO4 का 2.5 मोल मान लीजिए मेरे को दिया हुआ है। ठीक है, बोला भाई इक्विवेलेंट कितने होंगे, तो इसके इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे बच्चों? मोल कितना है 2.5 और CaSO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2, यानी तुल्यांक कितने आ जाएंगे 5 इक्विवेलेंट। सिंबल इसका SI यूनिट में क्या होता है? EQ ही होता है। ठीक है ना। मान लीजिए आपको कहीं पे दिया हुआ है बच्चों की वेट ऑफ H2O बराबर 1.8 मिलीग्राम। कितना दिया है? 1.8 मिलीग्राम। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका मोल ज्ञात करो। तो मोल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला दिया गया द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, बटा मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है भाई? 1.8 गुणा 10 की घात -3 बटा 18, यानी कितना हो जाएगा 10 की पावर -4 मोल जो है वो हमारा क्या आ गया? मोल आ गया। अब H2O का वैलेंसी फैक्टर, भाई H2O को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? H प्लस और O -2 ऐसे निकालते हैं ना, यौगिक है तो एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसका? मोल कितना आ गया? 10 की पावर -4 गुणा 2, यानी 2 गुणा 10 की घात -4 आ गया। बोला आई नहीं कहानी समझ में? मान लीजिए आपको बोला है 5.6 लीटर अमोनिया गैस है, तुम्हें तुल्यांक निकालना है। तुल्यांक कितना होगा? तो बच्चों देखो तुल्यांक जो है वो निकालने के लिए मेरे को मोल गुणा वैलेंसी फैक्टर करना पड़ेगा, और मोल वॉल्यूम वाला लॉजिक लगा लो। 5.6 अपॉन 22.4 गुणा अमोनिया को तोड़ो तो N+3 मिलेगा और H-1 मिलेगा। तो एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 3। तो ये हो गया बच्चों 4, 3/4, यानी तुल्यांक संख्या कितनी आ गई? 3/4, यानी 0.75 इसकी तुल्यांक संख्या हो जाएगी। मेरे ख्याल से इस वाले कंसेप्ट पे तो आप तुल्यांक संख्या आसानी से निकाल लोगे। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या है बच्चों? इक्विवेलेंट बराबर मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। आगे बात समझ में? चलो अभी हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला बच्चों इसी को एक्सपेंड हम करते जाएंगे। कैसे? मोल को बताओ मैं क्या लिख सकता हूं? दिया गया द्रव्यमान ग्राम में बटा मोलर द्रव्यमान लिख सकते हैं ना, है ना। ये जो फॉर्मूला है बच्चों N इंटू वैलेंसी फैक्टर,
इसी से मैं अगला फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं। तो मोल को क्या लिख सकता हूं मैं, दिया गया द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, बटा मोलर द्रव्यमान गुणा वैलेंसी फैक्टर। और बोलो मोलर द्रव्यमान बटा वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। तो बच्चों अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है। ठीक है बच्चों, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। इक्विवेलेंट मास होता है तो दिया गया द्रव्यमान बटा इक्विवेलेंट मास आ गया, है ना। मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट मास होता है, तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। यानी कि तुल्यांक अगर मेरे को निकालना है तो दिया गया द्रव्यमान ग्राम में बटा तुल्यांक वाला द्रव्यमान मैं पुट कर दूंगा और इसको सॉल्व कर लूंगा और क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है ये सेकंड जो फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, तो मान लो तुम्हें तुल्यांक निकालना है। मान लो कि आपको दिया हुआ है 1.4 ग्राम अमोनिया दिया गया है और आपसे बोला है तुल्यांक संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों फॉर्मूला मैं सीधा अप्लाई करूंगा। आप मोल निकालने के बाद ये वैलेंसी फैक्टर वाला लॉजिक भी लगा सकते हो या ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे इसको सॉल्व कर लो। आंसर से मतलब है 14/3। ठीक है, 14 तो इसका मोलर द्रव्यमान हो गया और 3 उसका क्या हो गया, वैलेंसी फैक्टर हो गया। सॉल्व कर लो भाई, 0.3 आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा फॉर्मूला। क्या है दूसरा फॉर्मूला, इक्विवेलेंट बराबर वेट इन ग्राम अपॉन तुल्यांकी भार। ठीक है, एक साथ में यहां इकट्ठा करके भी लिख देता हूं ताकि आप आसानी से इसको नोट कर सको और याद कर सको। वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला बच्चों, किसका, इक्विवेलेंट निकालने का। तीसरा फॉर्मूला जो है हमारा इक्विवेलेंट निकालने का वो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये फॉर्मूला तो सभी को याद होगा क्योंकि हमने कंसंट्रेशन टर्म में इसको यूज में लिया हुआ है बहुत ज्यादा। कंसंट्रेशन टर्म में नॉर्मेलिटी निकालते वक्त मैंने आपको बताया था नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो वहीं से मैं तुल्यांक संख्या भी निकाल रहा हूं, तो वहां से तुल्यांक संख्या क्या आ रही है मेरी, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। अगर मैं इसमें एग्जांपल से बात करूं, मान लीजिए 1 m का HCl सॉल्यूशन या H2SO4 सॉल्यूशन दिया हुआ है और 500 ml इसने वॉल्यूम दिया है। बोला भाई इक्विवेलेंट बताओ कितने होंगे। तो भैया यहां पर सबसे पहले तो मैं कौन सा लॉजिक इस्तेमाल करूंगा, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोलैरिटी कितनी दे रखी है 1, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी 2। क्लियर। अभी इक्विवेलेंट निकालना है तो इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी हो गई 2, वॉल्यूम हो जाएगा 0.5 यानी कि 1, यानी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे इक्विवेलेंट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज हैं, 3 फॉर्मूले हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं। इन पे यूजेस हमें बहुत ज़्यादा बार बार मल्टीपल टाइम्स इनका इस्तेमाल करना पड़ता है, खासकर नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में। तो इन 3 फॉर्मूले की मदद से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए 3 फॉर्मूले बच्चों इक्विवेलेंट की। अब हम बढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है। तो देखो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है कि भाई आपकी मान लीजिए कोई एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल लो, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है, रासायनिक तुल्यांक का नियम। क्या है बच्चों हेडिंग, रासायनिक तुल्यांक का नियम। ठीक है,
मान लीजिए हमारे पास कोई एक रिएक्शन है AB प्लस CD गिव्स AD प्लस BC। ये हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है। मोल के हिसाब से 1 मोल AB का तो 1 मोल CD का 1 मोल AD बनेगा और 1 मोल क्या बनेगा बच्चों हमारा BC बनेगा। यही होता है ना, ये मोल का लॉजिक था। यहां पे स्टाइकोमेट्री मान लो X है ना, W ले लेते हैं, यहाँ X ले लेते हैं, यहाँ Y ले लेते हैं और यहाँ Z ले लेते हैं। अभी ये स्टेटमेंट मेरा मोल वाला कैसे बदलेगा? W मोल AB का X मोल CD के साथ अभिक्रिया करेगा, Y मोल AD बनाएगा और Z मोल मेरा BC बनेगा। तो यहां मेरे को स्टाइकोमेट्री का पता होना जरूरी है, लेकिन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस तो भैया बहुत ही सीधी सिंपल बात करता है। क्या कहता है? स्टाइकोमेट्री पता हो चाहे ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिंपल सा डायलॉग ये बोलता है कि इक्विवेलेंट जो AB का होगा वही इक्विवेलेंट CD के साथ रिएक्ट करेगा और उतने ही इक्विवेलेंट AD के बनेंगे और उतने ही इक्विवेलेंट BC के बनेंगे, है ना। देखो सिंपल सा स्टेटमेंट, स्टाइकोमेट्री का कोई रूल ही नहीं है इक्विवेलेंट के लॉजिक में। क्या कहता है बच्चों? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी रिएक्टेंट होंगे वो समान इक्विवेलेंट में समान तुल्यांक में आपस में अभिक्रिया करेंगे और उत्पाद के भी समान ही क्या बनेंगे? हमारे तुल्यांक बनेंगे। क्लियर है? तो लिखो जरा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के अंदर सबसे पहले तो ये नोट कर लो इक्वेशन दोनों, ये हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हो गया, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हो गया हमारा। अब जरा हम क्या करते हैं, यहां पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं। रासायनिक तुल्यांक नियम के अनुसार, रासायनिक तुल्यांक नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक समान तुल्यांक में आपस में अभिक्रिया करते हैं तथा उनके उत्पाद के तुल्यांक भी समान होते हैं क्लियर है? ये बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। ये रहा आपके सामने लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। एक बार दोबारा याद करा दूं कि भाई मोल में तो हमें क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है, कितनी स्टाइकोमेट्री है, सब बातों का ध्यान रखना होता है। लेकिन जो हमारा तुल्यांक होता है उसमें हमें इन सब बातों का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा स्टेटमेंट है, AB का तुल्यांक बराबर CD का तुल्यांक बराबर AD का तुल्यांक बराबर BC का तुल्यांक। एक एग्जांपल और आपको बताता हूं इसमें। मान लो आपने जिंक की रिएक्शन बच्चों HCl एसिड के साथ कराई, यानी जिंक ग्रेनुअल्स को HCl एसिड में डाल दिया। क्या फॉर्मेशन कर लेगा ये आपका? ZnCl2 कर लेगा और साथ में कौन सी गैस लिबरेट करेगा? हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा या वहां हाफ आ जाएगा, जैसे तुम्हारी इच्छा पड़े वैसे कर लो। यहाँ 2 करना पड़ेगा अपने को क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए, यहाँ 2 कर लेते सबसे बेस्ट है। अभी मोल के अकॉर्डिंग 1 मोल जिंक 2 मोल HCl के साथ रिएक्शन करेगा, 1 मोल ZnCl2 बनाएगा और 1 ही मोल किसका बनाएगा? हाइड्रोजन गैस का बनाएगा। लेकिन तुल्यांक के नियम के अनुसार भैया सिंपल सी कहानी, इक्विवेलेंट ऑफ जिंक बराबर इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर इक्विवेलेंट ऑफ ZnCl2 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट। अब बच्चों मैं मोल से भी आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं और इक्विवेलेंट से भी एक क्वेश्चन करके बताता हूं। दोनों से हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। देखो आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है। ज्यादा आसान तुम्हें तुल्यांक लगेगा। चलो एक एग्जांपल अपन लेते हैं। चलो बच्चों एक एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं मोल और तुल्यांक दोनों से आंसर सेम कैसे आएगा। तो मान लीजिए मैंने सोडियम लिया, सोडियम धातु लिया
और उस धातु को मैंने डाल दिया H2SO4 में, ठीक है। अब यहां पे मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब आपको दिया है सोडियम का कितना ग्राम दिया गया है, मान लीजिए 2.3 ग्राम दिया गया है, और H2SO4 का कितना दिया गया है बच्चों, 9.8 ग्राम दिया गया है। तो पहले मोल से करते हैं, चलो। तो 2.3 ग्राम का मतलब कितना मोल हुआ, 0.1 मोल। हाँ, ये तो फटाफट निकाल ही लिया होगा तुम लोगों ने, एक्सपर्ट तो हो ही चुके हो तुम लोग अभी, है ना। तो H2SO4 में क्या हो गया बच्चों, 0.1 मोल H2SO4 का भी आ गया। अब स्टाइकोमेट्री लॉजिक के हिसाब से समय t बराबर 0 पर इसका 0.1 मोल है, इसका भी 0.1 मोल है, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस अगर मैं करूंगा तो यहां पे कितना आएगा बच्चों, सोडियम का 2 आएगा। और चलो अभी हो गई बैलेंस, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। लिमिटिंग रिएजेंट याद है ना भैया, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, वह अभिकर्मक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, जिसकी वजह से अभिक्रिया बंद होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका, LR कैसे फाइंड आउट किया जाता है, दिए गए मोल ऊपर, स्टाइकोमेट्री नीचे, दिए गए मोल ऊपर, स्टाइकोमेट्री नीचे, जो वैल्यू कम आएगी वो हमारा क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि Na हमारा क्या है, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। अब कैलकुलेशन किसके हिसाब से चलेगी, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से चलेगी। तो यहाँ पे भैया 2 मोल सोडियम से 1 मोल H2SO4 अभिक्रिया करेगा, है ना। एक साथ में लिख देता हूं, टाइम t बराबर 0 पे, या 2 मोल इसका, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका और 1 मोल ही हाइड्रोजन का। क्लियर। LR कौन है, सोडियम है, दिया कितना है भाई, 0.1 मोल। 1/20 से भाग दे दो ऊपर वाली चीज को, 1/20 से भाग दे दो, 1/20 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.1। अब बच्चों इसका कितना खर्च होगा, 2 मोल 1 मोल, 0.1 मोल, 0.05 मोल ही खर्च होगा, ठीक है। इसका कितना बनेगा, 0.05 मोल बनेगा। इसका कितना बनेगा, 0.05 मोल बनेगा। आगे बात समझ में, ये इन सब के मोलों की संख्या आ गई। अब तुल्यांक वाले लॉजिक से हम इसको करने की कोशिश करते हैं। भाई तुल्यांक से ये कैसे सॉल्व होगा, तो मान लो मेरे को कुछ नहीं पता होता, अता पता कुछ भी नहीं होता, सीधे मेरे को ये दिया होता कि भाई 2.3 ग्राम ये दिया है, ये दिया है, तो भैया हाइड्रोजन गैस का कितना द्रव्यमान या कितना मोल बनेगा, ठीक है, या Na2SO4 का कितना बनेगा। तो भैया मैंने तो क्या किया, ये इक्विवेलेंट का लॉजिक लगाया। मुझे पता है इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बराबर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, यही होता है। अब इक्विवेलेंट का कोई सा भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। मैं यहां पे इस्तेमाल करने जा रहा हूं मोल गुणा वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। यहां पे भी क्या इस्तेमाल करूंगा, मोल गुणा वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अब वहां पे मोल कितना दे दिया इसका, 0.1 मोल। लिमिटिंग रिएजेंट तक तो तुम्हें फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, वो तुमने कर लिया 0.1, ठीक है। उसके बाद चलो लिमिटिंग रिएजेंट भी तुम्हें तुल्यांक से कैलकुलेट करके बताता हूं कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। ये तो हमारा किसका लॉजिक था बच्चों, मोल का लॉजिक था। अभी तुल्यांक वाला लॉजिक हम लोग लगाएं अगर, तो मोल कितना दिया है, 0.1, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1, यानी 0.1 इक्विवेलेंट आएगा। 0.1 मोल अपने को दिया हुआ है तुल्यांक, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2, यानी कि 0.2 इक्विवेलेंट आएगा। देखो अभी भी लिमिटिंग रिएजेंट हमारा सोडियम ही आ रहा है, और यहां से भी लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, हमारा सोडियम ही था। इसका कितना बनेगा भाई, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से कैलकुलेशन होगी, 0.1 इक्विवेलेंट बनेगा, और इसका भी कितना बनेगा, 0.1 इक्विवेलेंट बनेगा। आगे बात समझ में, तो भाई 0.1 इक्विवेलेंट क्या था हमारे पास,
0.1 इक्विवेलेंट क्या था, सोडियम था, और 0.2 इक्विवेलेंट हमारे पास क्या था भाई, मोल था। ठीक है, मोल गुणा वैलेंसी फैक्टर करके इक्विवेलेंट निकाल लिया। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमारा, सोडियम है, तो उसके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट का लॉजिक, सबके इक्विवेलेंट क्या होंगे, बराबर होंगे, इसका 0.1 इक्विवेलेंट बच जाएगा। ये केवल एक डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 0.1 इक्विवेलेंट का मतलब 0.05 मोल ही तो हो रहा है। ठीक है, अब इस तरीके से क्या है हमारा इक्विवेलेंट का लॉजिक लगेगा। तो सब में इक्विवेलेंट की संख्या क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन में बहुत काम आएगा, तो छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना आता है, ये तो मैं तुमको आइडिया दे रहा था केवल। ठीक है ना, तो ये बच्चों हमारा क्या है, इक्विवेलेंट का लॉजिक है। अब इक्विवेलेंट में अलग अलग टाइप्स पे अपन चलेंगे कि किस किस टाइप्स हैं जिनमें हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे।